बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, पाकिस्तान की अदालती तारीख का आज एक बहुत बड़ा दिन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नज़रसानी केस के हवाले से जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया है और नज़रसानी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसमें बाकायदा से समाअत का आगाज़ होगा। 63A है क्या बेसिकली? आज कई लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि जनाब ये अचानक ये केस कहां से आ गया, इसका बैकग्राउंड क्या है, और वाकई में इस केस को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड समझना बड़ा जरूरी होगा। साल 2022 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की हुकूमत थी और उस वक्त जो है मामलात ये चल रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर टूट फूट, या मतलब आप समझ लें कि वहां पर ग्रुप बंदियां शुरू हो गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने शुरू हो गए थे। अलीम खान साहब अपना अलग ग्रुप बना रहे थे, जहांगीर तरीन अपना अलग ग्रुप बना रहे थे, और मीनवाइल जो अपोजिशन की जमातें थीं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून थी, उन्होंने इस बात को सेंस कर लिया था कि पीटीआई जो है वो अंदर से टूटना शुरू हो गई है, तो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की बात की। और साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादी थे, जिसमें बाप पार्टी थी, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी, उनसे मुलाकातें, उनसे बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया और फिर तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की गई। लेकिन उससे पहले जनाब 4 सवाल हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए। जनाब 63A की तशरीह बता दीजिए। 4 सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए, लेकिन ये मामला फिर ऑब्वियसली एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, वो मोशन को कबूल भी कर लिया गया, एक्सेप्ट भी हो गई। खैर, उससे पहले जो सारा कासिम सूरी साहब ने जो पूरा जो कौमी असम्बली का इजलास था वही मौखर कर दिया था, हुकूमत ख़त्म कर दी थी। लेकिन मामला ये हुए कि जनाब बाद में अदालत की तरफ से वो बहाल हुई और उसके बाद असेंबली बहाल हुई और नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्रूव्ड हो गई और उसमें किसी भी मुनहरिफ रुकन ने वोट कास्ट नहीं किया था। ये मामला आगे बढ़ा, उस वक्त बढ़ा जब पंजाब में एक तरफ परवेज इलाही साहब थे और दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब थे। अच्छा, उस वहां पर जो मुकाबला था वो पीटीआई वर्सेस मुस्लिम लीग नून का था। मुस्लिम लीग नून अपना वजीर आला लाना चाहती थी, वहां भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई, और पीटीआई अपना वजीर आला लाना चाहती थी। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो 10 वोट थे, डिसाइसिव वोट जिनको कहा जाए काफ लीग के, अच्छा काफ लीग की सरबराही चौधरी शुजात हुसैन साहब कर रहे थे, लेकिन वो ऑब्वियसली पंजाब असेंबली के मेंबर तो थे नहीं। पंजाब असेंबली के मेंबर जो है वो परवेज इलाही साहब थे, और परवेज इलाही साहब से मुलाकात के बाद जो उन्होंने खान साहब से मुलाकात की थी, ये फैसला किया कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे। हालांकि उससे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से उनकी मुशावरत हो चुकी थी और जिसे कहते हैं ना कि दुआ करवा ली गई थी, तमाम मामलात हो गए थे। लेकिन अचानक परवेज इलाही साहब ने कह दिया कि नहीं जनाब, हमारे जो 10 वोट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाले जाएंगे। अब ये मामला आगे बढ़ा, फिर जरदारी साहब की पर चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में एक खत निकलकर सामने आया। चौधरी शुजात हुसैन साहब आ तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने खत लिखा कि जनाब ये मेरे जो अरकान पार्लियामेंट है मेरी पार्टी के, इनके वोटों को ना गिना जाए या ना माना जाए, क्योंकि ये मेरी मर्जी के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन खैर, फिर मामला ये हुआ कि परवेज इलाही साहब की हुकूमत पंजाब के अंदर बन गई। अब वो 63A वाला मामला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। अब ये बात आई कि जनाब वोट डाल तो सकते हैं लेकिन उनको गिना नहीं जाएगा और वो डीसीट कर दिए जाएंगे। इस मामले को गलिबन भोन साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजरसानी के लिए लेके गए। नजरसानी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया गया। जब एक्सेप्ट किया गया उसके बाद इस पर दलाइल हुए। दलाइल होने के बाद आज ये मामला आया कि मुनहरिफ अराकीन वोट डाल सकते हैं, उनको वोट डालने के हक से महरूम नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको डीसीट कर दिया जाएगा। अच्छा जनाब, ये फैसला तो आ गया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस फैसले की अहमियत और अफादियत कितनी हो सकती है? आप सब जानते हैं जनाब, हुकूमत इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिश कर रही है और 26वीं आईनी तरमीम के लिए उनको मैजिक नंबर कौमी असेंबली के अंदर चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिला के भी ये नहीं बनती। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अराकीन भी मिला लें तब भी नहीं बनती। और फिर ये बात सामने आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अराकीन हैं जो कि हो सकता है कि मुनहरिफ होकर वोट डाल दें। अब इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार कदीर साहब माहिर कानून हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे भी जरा गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सबसे पहले सरदार कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार कदीर साहब, मैंने जो अपने इब्तिदाइया के अंदर 63A की तशरीह का मामला उठाया, अब ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? आज के फैसले के बाद इसकी अहमियत और अफादियत आज के दिन और आने वाले दिनों में जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसमें कितना इंपैक्ट क्रिएट कर सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच कि आपने शो में इनवाइट किया। सबसे पहले यह कि बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जमहूरी जो सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया था, बड़ी मुश्किलात के बाद, क्योंकि उससे पहले जो असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर होता रहा है,
वो आपको भी पता है, जब भी कोई इलेक्शन होता था तो हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती थी, हॉर्स ट्रेडिंग, जमीर जाग जाता था लोगों का अचानक से। जी जी, अचानक से ये हो जाता था। कभी हमारे हमदर्द होते थे, हमारे हमदर्द उधर चले जाते थे, तो मतलब खरीदो फरोख्त एक आम हो गई थी पूरी दुनिया में, हम तमाशा बनते आ रहे ठीक थे। है। और 2022 के अंदर जब ये 2000 जो रजीम चेंज हुई थी मतलब इमरान खान साहब की, उसके बाद जब ये इशू इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको, और पंजाब का जब इशू हुआ क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो रहा था, जब परवेज लाई और हमजा शहबाज साहब की जो, हाँ, 2 बार जब इशू बना है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया इस आर्टिकल को, ताकि क्योंकि जो भी बंदा इलेक्ट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो लोग उसके वीएन को वोट देते हैं, ना कि उस बंदे की पर्सनल वोट होता है, क्योंकि वो किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता है। फॉर इमरान खान साहब के अगर कोई कैंडिडेट है तो वो जाहिर सी बात है इमरान खान के वीएन को वोट दे रहे होते हैं, ना कि उस सिंगल पर्सन को दे रहे होते हैं। अगर सिंगल पर्सन को दे रहे होते तो उसको इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में वो लड़ रहा होता तो उसकी कैपेसिटी में वो जीत के आता। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मद्देनजर रखकर उन्होंने एक फैसला दे दिया है कि जो भी पार्टी से विन करके आएगा, किसी पार्टी का अगर कोई एमएनए होगा या एमपी होगा, वो पार्टी की डायरेक्शन अगर होगी तो उसके मुताबिक वोट देगा। जो पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो नेशनल असेंबली है या सूबाई असेंबली। मैं इस फैसले को अगर समझूं, मुझे, क्योंकि आपकी बात थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट मुझे लग रही है, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूं। फैसला तो यह है ना कि अब आप भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्यों ना मेंबर हों, आप क्यों ना नून लीग के मेंबर हो, पीपल्स पार्टी के मेंबर हो, आप कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास अपना वोट कास्ट करने का इख्तियार मौजूद है, लेकिन आप जरूरी नहीं कि अपने कायदीन की मुशावरत से, उनकी मर्जी, उनके मंशा से आप वोट कास्ट करें। आप किसी को भी वोट कास्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको डिस्ट्रीट कर दिया जाएगा। ऐसा ही है सर? नहीं, अभी जो सिनेरियो ये बना है ना, फिर जो पार्टी सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। फर्म आप पार्टी की सिस्टम के जरिए आप इलेक्शन लड़ के आप नेशनल असेंबली में आते हैं या सूबाई असेंबली के अंदर आते हैं, और वहां पे जब पार्टी आपको कहती है कि हमने इस वीएन को फॉलो करना है, इस डायरेक्शन को फॉलो करना है, आप उस डायरेक्शन को फॉलो करने के बजाय अपनी मनमानी करेंगे, तो फिर पार्टी किस मकसद के लिए बनी है? पार्टी आपको नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग में इजाफा हो जाएगा फिर इसमें? तो हॉर्स ट्रेडिंग होगा, फ्लोर क्रॉसिंग होगा, तो फिर एक ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जिसमें हमारा मुल्क पूरी दुनिया में एक तमाशा ही बनता रहेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आप सेटिस्फाई हैं इस फैसले से या नहीं? क्योंकि अब तो समाज शुरू होगी ना। अभी तो उन्होंने पुराना फैसले को अभी फिलहाल कलअदम करार दे दिया है, अब उन्होंने ये नजरसानी की दरख्वास्त थी, अब इस पर समाज शुरू होगी। देखिए, जब उन्होंने पहला जो 2022 की जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जब उसको सेटिस्फाइड कर दिया, तो उसके बाद अब मतलब अगर अभी नया जो मेन जो इनका पर्पस है वो यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका रास्ता करना है या उसके लिए आसानियां पैदा करनी है। तो वो ये है कि हमारे, जिस तरह आपको पता है पीटीआई के अभी वो भी कह रहे हैं कि तकरीबन 6 से 8 जो एमएनएज हैं वो कहीं राब्ते में उनको किए वोट लेना। मेन चीज है कि अभी डंग टपाऊ चक्कर है कि इस पर जो ये अमेंडमेंट लाने हैं उसके लिए बंदे पूरे करके, हो सकता है ये पास करने के बाद काम पूरा हो जाए तब वहां पे चला जाए वापस, लेकिन इससे ये होगा कैसे जा सकता है? अब आप जाहिर सी बात है नजरसानी वाला मामला आ गया है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने मतलब के लिए 26वीं आईनी तरमीम के लिए एक नजरिया जरूरत वाला, आप अंदाज बदल रहे हैं लेकिन सेम चीजें हो रही हैं। नजरिया जरूरत, आप ये जब सुप्रीम कोर्ट का 2022 में फैसला आया था ना, उसके बाद ये स्टॉप लग गया था कि आप किसी सियासी जमात के जरिए अगर आप लड़ के इलेक्शन आते हैं, मैंने एमपीए बनते हैं, फिर आपको उसकी डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। फिर एक स्टॉप, अब ये नहीं हो सकता था कि पार्लियामेंट के अंदर या नेशनल असेंबली के अंदर या सूबाई असेंबली के अंदर आप क्लियर हो जाता था जी फलानी असेंबली, फलानी पॉलिटिकल पार्टी के इतने मेंबर हैं, इट्स मीन कि उसका वोट नहीं। अगर उसको दूसरे सेंस में देखा जाए तो सूबाई खुद मुख्तारी, जैसे कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी के तौर पे इस्तेमाल किया था, तो इसमें शख्सी खुद मुख्तारी को थोड़ा इजाफा हुआ है ना कि भाई मेरी मर्जी में जिसको चाहे वोट दूं। नहीं, तो फिर फिर आपको सियासी जमातों को फिर खत्म कर देना। सियासी जमातें वीएन के तहत आती है। जो मुस्लिम लीग नून है, अच्छा, वो एक बहुत बड़ा वीएन का उनका नाम है जी, हम इस मकसद के लिए आ रहे हैं, हमने मुल्क के अंदर ये काम करना है, ये तब्दीली, हमने ये जो हमारा नजरिया। मैं जरा आमिना साहब को भी, साहिबा को भी जना जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा, उनसे भी जरा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो शख्सियात पसंदी की बुनियाद पर होती है, पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव पर पाकिस्तान में सियासत होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप पीपल्स पार्टी को देख लेना, भुट्टो साहब के नाम पर अभी तक वोट मिलता है, वोट लेते आए हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस भी कैंडिडेट को इलेक्शन के अंदर उतारेंगे
तो बेसिकली उस कैंडिडेट का अपना कोई माजी, अपनी कोई कारकर्दगी हो ना हो, लेकिन भुट्टो साहब के नाम पर उनको वोट पड़ जाएगा। मुस्लिम लीग नून की भी सियासत कुछ इसी तरह की है कि नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट मिलता है और मिलता रहेगा, भले वो किसी को भी किसी जगह से भी खड़ा कर दें। और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। अच्छा, आमिना हसन शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हाफिज एहसान अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। आमिना साहब, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं जरा माहिर कानून से जरा यहां बात करके आपकी तरफ आता हूं। सर, ये आज जो फैसला आया है, व्हाट डू यू थिंक, इसके आने वाली सियासत में किस तरह के असरात मुरत्तब होंगे? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी पॉलिटिकल क्वेश्चन जाते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए या जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी प्लेन लैंग्वेज होती है, लेकिन जब हम उसके मुताबिक चलते नहीं है और मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जाता है तो डेफिनेटली उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट के साथ साथ उसका एक लीगल एस्पेक्ट भी जो है वो सामने आता है। अब जिस कॉन्टेक्स्ट में आज की बात कर रहे हैं वो भी आप ये देखें कि ये रेफरेंस जो था पीटीआई की गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट अलवी के जरिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त भिजवाया था जब उनके खिलाफ 8 मार्च 2022 को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दी गई थी और उसके अंदर आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डील करता है उसके मुतालिक जो थी वो प्रोसेस के अंदर थी। लेकिन पीटीआई ने 22 मार्च 2022 को एक रेफरेंस जो है वो आर्टिकल 186 की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 4 क्वेश्चन भिजवाए, जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2 के अंदर अफर्मेटिव कहा और 2 के अंदर कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। सही है। अब जब 2 के अंदर उन्होंने कहा तो वहां पे ये बात आई कि पाकिस्तान का आर्टिकल 63A जो है वो डील करता है डिफेक्शन को, और डिफेक्शन ये है कि अगर आप 4 सिचुएशंस के अंदर जाते हैं और पार्टी इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करते हैं तो आपके खिलाफ जो है आर्टिकल 63A का प्रोसेस जो है उसको ट्रिगर किया जा सकता है। बिल्कुल। अब अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो ये रेफरेंस भी पॉलिटिकल था और एक प्रिएम्प्टिव किया था पीटीआई ने या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, और एक प्रिजम्प्टिव किस्म की जजमेंट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दी और उसका आपने देखा भी होगा कि उन्होंने कहा कि वोट भी काउंट नहीं होगा और डी सीट भी आपको कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होनी चाहिए, तो अप्रैल के अंदर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के किसी फर्द ने भी, चाहे वो अपोजिशन थी चाहे वो ट्रेडी साइड थी, किसी ने भी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की थी। तो मीनिंग देयर बाय कि ये सारी एक्सरसाइज आर्टिकल 95 को डिसफंक्शनल करने की दी थी और वही ये फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अब जो है किसी एक आर्टिकल को पकड़ के दूसरे जो आर्टिकल्स है उनको डिसफंक्शनल या रिडंडेंट कर देती है। अब जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा गया वो आर्टिकल 95 की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भेजा गया, मतलब ये है कि आर्टिकल 95 जो है उसको रिडंडेंट कर देना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें कि दूसरा जो फैसला आया आपके सामने इसका नैब अमेंडमेंट्स का, तो उसके अंदर भी आपके सामने आया कि एक्सीड ऑफ जुरिसडिक्शन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया। फिर अभी जो आपके सामने 12 जुलाई का आया उसकी बुनियाद भी आर्टिकल 17 को रखा गया, लेकिन आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 जो है उसको रिडंडेंट या डिसफंक्शनल कर दिया गया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उसकी अपनी ही कॉन्ट्राडिक्शन परवेज इलाही वाली केस के अंदर भी आई। सर, मैंने यही सवाल आपसे करना था, परवेज इलाही साहब वाला मामला भी तो था ना। ये तो देखें, एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पानी पीटीआई के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ थी, लेकिन उसके बाद ये जब मामला चल रहा था नून लीग का, पंजाब असेंबली में नून लीग का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसाइसिव वोट थे 10 काफ लीग के। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा था कि जनाब ये 10 के 10 जो वोट होंगे ये नून लीग के पड़ेंगे, यानी हमजा शहबाज को पड़ेंगे। लेकिन परवेज इलाही साहब ने खान साहब से मुलाकात कर ली थी, उन्होंने कहा नहीं जनाब हम जो 10 मेंबर्स हैं ये हम अपनी परवेज इलाही साहब को वोट देंगे। यही सलमान वो मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन की कि एक तरफ वो कहते हैं कि पार्टी हेड जो है वो इसका फैसला करेगा कि डिफेक्शन के अंदर वो अंडर ऑब्लिगेशन किसके है, लेकिन जब परवेज इलाही वाला मामला आया तो पार्टी हेड का जो लेटर था पार्लियामेंट लीडर वाला मामला कंसीडर नहीं किया और कहा कि पार्लियामेंट पार्टी जो है वो फैसला करेगी मेजोरिटी के साथ जो भी है। तो ये चीजें तो सर ये मुतसादुम नहीं है, मैं इसी को समझना चाह रहा हूं। मैं सुबह से ये सोच रहा हूं कि ये मुतसादुम है ना एक दूसरे से। बिल्कुल मुतजाद है ना। मैं देखे आज सारा दिन भी मैंने इसी पे कहा है कि, और दूसरा ये है कि ये जो आर्टिकल 63A का फैसला है इसको किसी भी पाकिस्तान के, चाहे वो पीटीआई के लोग से, अगर आप पॉलिटिक्स से बाहर निकले, जब ये फैसला आया तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये फैसला जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के नीचे है। ये सरीहन पाकिस्तान के आइन और कानून से जो एक रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है,
और फिर आप ये देखें कि 2 साल जो इस केस को लगाया नहीं गया और सबको पता था कि इसका फैसला क्या होना है, और फिर आपने देखें कि जजेस का कॉन्डक्ट क्या आया कि जब उस केस को फिक्स किया गया, बेंच बन गया, तो जज साहब ने आखिरी दिन जब केस को लगना था उन्होंने कहा जी मैं ना इसमें रिक्यूजल करता हूं और ना ही मैं इसके अंदर जो है विड्रॉ अपने आप को करता हूं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस को जाने से एक इंटरनल रिफ्ट भी आई है और उसके अंदर एक अलाइनमेंट भी आई है, और वो अलाइनमेंट पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहतर नहीं है। और उसी का रिजल्ट ये निकला है कि आज आप देखें कि केस के मेरिट से किसी बात नहीं की, बात सिर्फ ये थी कि जी जज ठीक नहीं है, बेंच ठीक नहीं है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे बना नहीं हो। भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जब ऑर्डिनेंस आ गया, उसकी अमेंडमेंट आ गई, चीफ जस्टिस को ऑथोराइज कर दिया लॉ ने, और वो अभी तक जो है ना सेटिसाइड हुआ है ना सस्पेंड हुआ है। तो मीनिंग देयर बाय कि वो आपका लॉ ऑफ लैंड है, और जब लॉ ऑफ लैंड है तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के हर जज से लेके एक सिविल जज तक और एक आम आदमी तक जो है वो लॉ उस पर बाइंडिंग है। अब आप ये कहें कि जी मैं उस लॉ को भी नहीं मानता या मैं उस लॉ के होते हुए फुल कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, तो किस जगह यहाँ लिखा हुआ है? तो मैं ये समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, और वो एक परसेप्शन जो बनी हुई थी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक्सीड ऑफ जुरिसडिक्शन बहुत कर गई है, उसको मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस परसेप्शन को एड्रेस करने की भी कोशिश की है, और उन्हें कहा है कि हमें अपनी गलती का एहसास है, और 5-0 से जो उन्होंने फैसला किया है और वापस उसी जगह लेके गए हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का काम जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका काम रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या लेजिस्लेशन उनका करना काम और रीराइट करने का भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, और जो पहला फैसला था हुजूर वाला और कानून के मुताबिक नहीं था और उसको ठीक जो है रेक्टिफाई। बिल्कुल सर, मेरे साथ मौजूद रहेगा। मैं आमिना साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, इस फैसले पे मुस्लिम लीग नून का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वर्डिक्ट जो आज आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? क्योंकि मैं फिर इसको रिलेट करूंगा पंजाब असेंबली में जब आपका वजीर आला नहीं बन सका था तो यही कोई सूरत हाल हुई थी। जो 10 मेंबर्स थे उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही को मानते हुए उनको उनकी बरखिलाफी करते हुए किसी और को वोट दिया। तो सर ये तो सूरत हाल पर बनती चली जाएगी आगे भी, क्या कहेंगी आप? थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि आई एम वेरी हैप्पी, बड़े अरसे बाद मैं ऐसा देख रही हूँ कि किसी शो पे इतने अच्छे तरीके से मेरे भाई ने जो एक्सप्लेन किया है सारा लीगल पोजीशन, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके बाद कोई लीगल पोजीशन समझाने की गुंजाइश रहेगी। एंड वी आर वेरी हैप्पी। देखिए बात यह है कि ये कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती की बात है, ये PMLN या PTI की बात नहीं है। ये मेरी आपकी किसी और जमात की किसी और जमात की, लेकिन आज मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि उस वक्त जब हमजा शहबाज को गलत तरीके से निकाला गया था, उस वक्त जब हमजा शहबाज के साथ ये हुआ इस फैसले की वजह से, उसका अजाला आज कौन करेगा? तो हमें ये बड़ी एक चीज, इससे बड़ा एक लेसन मिलता है कि गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जुडिशरी को, कि हमें इस तरह के डिसीजंस करने से पहले अपने जाती मफाद में, अभी बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे टीवी चैनल्स के ऊपर कि जी PMLN जो है क्यों इस तरह की बातें करी है, PMLN क्यों इस रिव्यू की फेवर में। बात ये कि PMLN किसी चीज की पर्सनली किसी चीज की फेवर में नहीं है, PMLN सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रही है। दैट इज द ओनली थिंग। लेकिन सवाल ये भी तो पैदा होता है ना आमिना साहिबा कि इसके बाद फिर फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला, आप तो विक्टिम रहे ना इस सारे मामले के। मैं आपसे पॉइंट सवाल ये करना चाह रहा हूं कि इस सारे मामले के विक्टिम आप रहे हैं, पंजाब असेंबली की मिसाल आपके सामने है। That's what I'm saying ना कि उसका अजाला कौन करेगा? तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अब ये मामला शुरू हो गया है तो फिर आगे के अजाले कौन करेगा इसका? देखिए ये इसका तो कोई अजाला, देखिए आप समझे नहीं मेरी बात, इसका कोई अजाला है नहीं और हो नहीं सकता। मैं यही कह रही हूं। डू यू एग्री? मैं आमने साहब, आप, मैं चाह रहा हूं आप डिटेल में जवाब दीजिएगा। आप इस पे एग्री करती हैं कि मैं एक रुकने कौमी असेंबली की हैसियत से, भले मैं चाहे PTI से ताल्लुक रखता हूं, पीपल्स पार्टी से रखता हूं, नून लीग से रखता हूं, मेरी जिसकी मर्जी चाहे कि भाई मैं अपने कायदीन के बरखिलाफ जाके, उनके हुक्म के बरखिलाफ जाके मैं वोट कर दूं, आप इससे एग्री करती हैं? नहीं, ये बात वो बिल्कुल भी नहीं कह रहा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि आप अपने फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। आप अगर फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो उसकी सजा आपको वो तो डी सीट हो रही है ना, डी सीट बाद में आएंगे ना आमिना साहब, डी सीट पे बात। ऑब्वियसली
आप इस बात को नहीं समझ रहे कि अगर आप वोट नहीं काउंट करते और किसी को डी सीट भी कर देते तो फिर आप उसको सजा किस चीज की नहीं, दे रहे हैं? वोट नहीं काउंट सजा करना ये तो एक है अलग ही, मैटर है, करते वोट नहीं दे सकते ये एक अलग मैटर है। आमना साहबा, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ रही। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आप एग्री करती हैं इस चीज पे कि लेट सपोज अब बिल्कुल। आपके नून लीग में जितने भी, अगर कल को आपके शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है, लेट सपोज और आप ही के अपने मेंबर जो है ना वो उनके खिलाफ वोट देना करते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। आप फिर वो विक्टिम कार्ड नहीं होगा ना नून लीग की तरफ से। वो बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन वो डी सीट हो जाएंगे वोट कास्ट करने के बाद। मैं देखिए पॉइंट ये आपसे, मैं नहीं कह रही, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूं। मुझे पता है वर्डिक्ट क्या है, मैं ओपिनियन आपका जानना चाह रहा हूं। पाकिस्तान कह रहा है और हमारा ओपिनियन यही है कि आईने पाकिस्तान जो कह रहा है उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो होना चाहिए। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके अलावा हम कुछ करें तो वो आईनी, तो फिर ये परवेज इलाही साहब की जो पंजाब में हुकूमत थी, फिर ये आईनी तस्वुर की जाएगी, ये जो इतने तवील अरसे उन्होंने फिर हुक्मरानी की थी। आमिना साहबा, हेलो जी जी मैं कह रहा आई हूं, कुड नॉट हियर योर क्वेश्चन। मैंने कहा कि अब जो फिर ये मामला है, अब जाहिर सी बात है क्लियर हो गया। तो परवेज इलाही साहब की हुकूमत जिस तरह से बनी थी, 10 काफ लीग के वोट मिलके और हमजा शहबाज साहब को शिकस्त हुई थी, तो फिर वो जो हुकूमत थी वो गैर आईनी तस्वुर की जाएगी। देखिए यही तो सारा पॉइंट है ना कि हमजा शहबाज को अब आप यू कैन नॉट हैव गो बैक इन टाइम। अगर तो आप ये कहें कि आज सुप्रीम कोर्ट ये कहे, बट हम वो चाहते ही नहीं है उस तरह की डिसरप्शन की। अगर शायद पीटीआई होती तो ये कहते जी घड़ियां वापस घुमाएं और दोबारा से हमारा वजीर आला बनाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ बिकॉज PMLN इज ऑलरेडी इन पावर इन पंजाब एंड द फेडरल गवर्नमेंट, तो इसलिए उसकी तो हम कोई ख्वाहिशमंद नहीं है। मैं जरा हाफिज साहब से पूछ लेता हूं क्योंकि माहिर कानून है, सीनियर हैं। गैर आईनी तौर पे एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को हटाया गया था इस जजमेंट को टूल बना के। ठीक है हाफिज साहब, सर अब ये पॉइंट तो है ना फिर कि जैसे आज के फैसले के बाद फिर वो जो परवेज इलाही साहब की पंजाब में हुकूमत बनी थी उस पर सवाल निशान नहीं है। हमारे साथ हैं हाफिज साहब। मैंने यही आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरफ एक फैसला करती है जो मई 2022 में है, और उसके बाद अगले ही 2 माह के बाद जो है वो एक और फैसला करती है जिसके अंदर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करती है। तो यही वो चीजें हैं जिसके अंदर आप भी कॉन्ट्राडिक्ट करके इसके अंदर क्रिटिसिज्म करते रहे हैं, सब लोग इसके अंदर करते रहे हैं। और दूसरा ये है कि आर्टिकल 95 जो है या आर्टिकल 126 कॉन्स्टिट्यूशन का है जो प्रोविंस को डील करता है, आप किस तरह उसको डिसफंक्शनल कर सकते हैं। और दूसरा ये आपको मैं और चीज बताऊं जी सर, कि ये जो किसी को डी सीट करना जो है वो ऑटोमेटिकली 63A के अंदर नहीं आता। उसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स पार्टी इंस्ट्रक्शन को वायलेट करता है और उसके बाद अगर उसकी पार्टी का हेड जो है वो एक उसको शो कॉज नहीं करता और उस शो कॉज के बाद उससे मुतमईन नहीं होता और उस मुतमईन नहीं होने के बाद जो है वो कहता है कि इसने वाकई ये गलती की है, फिर वो एक स्पीकर को रेफरेंस भिजवाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन के बाद जो है मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। तो ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि पार्टी हेड जो है अगर किसी ने उसके इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट दिया है वो उसके खिलाफ एक्शन ही न करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आर्टिकल 63 ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर जाएगा, ये भी एक सारा फैसला गलत था। जितनी देर तक पार्टी हेड जो है वो इस चीज को इनिशिएट नहीं करेगा उतनी देर होगा नहीं। और ये चीजें पार्टी हेड से मुताल्लिक थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने पहले तो सर अगर मैं इसको ये समझूं कि अभी इसी चीज को दूसरे में नहीं किया, इसी चीज को आज बिल्कुल राइटली सो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस की है और अपने पहले फैसले को विड्रॉ की। हाफिज साहब, मैं अगर ये समझूं अभी 26वीं आईनी तरमीम में अगर कोई जमात अपने कायद के बरखिलाफ जाके वोट करती है और वो वोट काउंट भी हो जाएगा, लेट सपोज अभी 26 आईनी तरमीम आज नहीं, कल नहीं, परसों, अगले हफ्ते जब भी आती है और वो अपने कायद के खिलाफ जाके बरखिलाफ जाके वोट कर देता है उसके खिलाफ, आईनी तरमीम के खिलाफ या उसके हक में, और उसके बाद ये अब उनके चेयरमैन पर है, पार्टी चेयरमैन पे, कि उनको डी सीट करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। सही है? बिल्कुल इसी तरह वो ऑटोमेटिकली डी सीट नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि जब आप इलेक्शन ये सारे प्रोसेस के अंदर आते हैं तो आपके पास एक साइड जो है वो कहती है कि आपने वोट कास्ट करना है, यानी कि ट्रेजरी ये कहती है। देखें कि अगर जो है प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है या चीफ मिनिस्टर के मुतालिक कॉन्फिडेंस है, तो वो जो रूलिंग पार्टी बनने वाली है वो कहती है वोट डालना है, दूसरी ऑपोजिशन कहती है नहीं डालना। दूसरी तरफ जब मनी बिल आता है तो हुकूमत कहती है डालना है, ऑपोजिशन कहती है नहीं डालना। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 239 के नीचे है उसके अंदर कहती है कि डालना है
और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये सिर्फ प्रेरोगेटिव पाकिस्तान की पार्लियामेंट का है। पाकिस्तान की सूबाई असेंबलियां जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती। लिहाजा इस चीज का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो इतलाक है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की सेनेट के ऊपर है। और उसके अंदर अगर कोई कर जाता है तो जितनी देर तक पार्टी हेड उस चीज को इनिशिएट नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली डी सीट नहीं होगा। और ये सदर के इंतखाब के लिए भी लागू है ना सर? नहीं, सदर का इंतखाब जो है वो आपका सीक्रेट वोट से होता है, लिहाजा उसका ये नहीं है। ये वो सारे वोट हैं जो चारों वोट ऐसे हैं कि जो आपको शो ऑफ हैंड से करते हैं और शो ऑफ हैंड के जरिए ही आपका पता चलता है। आपका वोट ऑफ सीक्रेट पे जरिए इतलाक जो है ना आपका स्पीकर पे आता है, ना डिप्टी स्पीकर के अंदर आता है, ना चेयरमैन सेनेट का आता है, ना डिप्टी चेयरमैन सेनेट का आता है और ना ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो फेडरेशन का नुमाइंदा होता है। तो उसके लिए ये है कि उसका बैलेटिंग जो है वो सीक्रेट होती है, शो ऑफ हैंड से नहीं आती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की आपकी शो ऑफ हैंड से, चाहे आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है या आपको हटाना है, या इसी तरह जब आपका बजट है वो भी शो ऑफ हैंड से है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी शो ऑफ हैंड से है। तो ये जहां जहां शो ऑफ हैंड है वहां के ऊपर है, और जहां पे शो ऑफ हैंड नहीं है और वो सिर्फ एक ही है जो प्रेसिडेंट, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है इनके ऊपर जो है आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी सर, फिर मैं जरा सरदार साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन पहला आपसे सवाल ये कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि लेट सपोज अगर 26वीं आईनी तरमीम इस फैसले के तहत हो जाती है कि आप अपने चेयरमैन के बरखिलाफ जाके वोट कास्ट कर देते हैं, क्या ये फिर दोबारा रिवाइज हो सकती है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी या नहीं? ये अब ये हो गया, ये रोजे रोशन की तरह हो गया कि नहीं जनाब? नहीं, अब उसके अंदर ये है, देखें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन सलमान बड़ा वाजे है, और वो वाजे ये है कि आपका वोट काउंट होगा, आप डी सीट नहीं होंगे, उतनी देर तक नहीं होंगे जितनी देर तक पार्टी हेड जो है उसको ट्रिगर नहीं करेगा। आप देखें कि आज 2 रेफरेंसेस जो है वो स्पीकर के पास भिजवाए हैं और वो पार्टी के हेड ने उसको ट्रिगर किया है। एक PMLN की तरफ से गया है, एक PMLQ की तरफ से उसके अंदर गया है। तो वो जितनी देर तक वो ट्रिगर नहीं करेंगे उतनी देर तक वो प्रोसेस नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि अगर वो कर जाते हैं और ट्रिगर कर दिया जाता है लेकिन वो वोट जो है वो काउंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने किसी के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन करना है, किसी को डी सीट करना जो है वो उसके लिए एक मैक्सिमम पनिशमेंट, उसके लिए एक्टिस रिया या मेंस रिया दोनों होते हैं कि आपने जो काम सोचा है उसको आपने किया है, और जब आप करते हैं तो उसके ऊपर आपकी ऑफेंस की लायबिलिटी है ना। ये तो नहीं हो सकता कि क्रिमिनल पेनल्टी जो है कि आपने दिमाग में सोचा, आपने किया ही नहीं और आपको सजा कर दी जाए। सजा उस वक्त होगी कि जब आपने कोई काम किया हो, और इसके अंदर यह है कि सजा ऑटोमेटिकली नहीं होती जितनी देर तक पार्टी हेड जो है वो ये ना समझे कि इसने सजा की है। और ये एक रेफरेंस जो था ये आपकी जो PTI की मेंबर है KPK के, उनके मुतालिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और इमरान खान ने उस रेफरेंस को भिजवाया था जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अदरवाइज डिसाइड किया था। तो ये चीजें जो है अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन, सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी हेड। बिल्कुल सर, मेरे साथ मौजूद रहेगा। मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के ना कुछ सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन के वाले से भी करना है, वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट किया, लेकिन सर सरदार साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। सरदार साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सारे मामले पे? सर, इसमें जो इसका मकसद होता है उसमें 6 पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपको मना किया गया है, या मतलब आर्टिकल 63A के अंदर। नंबर 1 है ये वोट जो इस्तेमाल होता है मतलब प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन के लिए या चीफ मिनिस्टर के लिए, उसके बाद होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए या नो कॉन्फिडेंस के लिए, फिर ये होता है मनी बिल के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और यहाँ पे जो हमें चीज नजर आ रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तारीख पड़ी हुई है कि यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग होती है, और जब भी कोई गैर आईनी काम करना होता है, कोई गैर आईनी अमेंडमेंट लानी होती है, कोई गैर आईनी इलेक्शन करना होता है, या कोई जहाँ बंदे पूरे नहीं होते तो वहां पे खरीदो फरोख्त होती है, तो वहां पे फिर ये किया जाता है कि इस तरह की जो मतलब गैर कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर गैप छोड़ दिया जाता है, इस तरह से फिर वो बंदे खरीदे जाते हैं, फिर वो यूटिलाइज करके कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिस तरह अभी सिनेरियो बना हुआ। अभी सिनेरियो क्या बना हुआ है? एक ही मकसद है और कोई मकसद नहीं है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था साली। अच्छा ये देख लो इन फ्यूचर में, अभी नून लीग वाली एक बैठी हुई थी, मैं नाम नहीं पता, लेकिन वो कह रही थी ये ठीक है और कल ये भी रोएंगे। अभी चलो फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए यूज होगा, हमारे लोगों को इस्तेमाल क्या होगा,
खरीदो फरोख्त होगी या तशद्दुद होगा या जैसे भी होगा। लेकिन इन फ्यूचर ये पार्टीज भी रोने वाली है, रोएंगी नहीं, चीखेंगी, या देख लेना इनका जो हाल होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख है, जिसने कानून बनाया इंप्लीमेंट हमेशा उसी पे हुआ, ना कि मैं थोड़े ना, क्योंकि मुल्क भर में कानूनी मामला कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, हर चीज में मखसूस नशिस्तों का मामला हो, दीगर मामला हो, तो सर हाफिज साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट, अब खैर आज के फैसले पे तो हम जरा डिटेल में कर रहे हैं डिस्कस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 12 जुलाई के डिटेल्ड ऑर्डर के बाद एक तरीके से सवाल पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट से कि आप बताइए कि हम इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट करें, एक बाकायदा जारी करें, या फिर आपके फैसले के तहत करें, क्योंकि आपके फैसले के तहत करेंगे तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की खिलाफ वर्जी होगी, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत करेंगे तो आपके फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। सर इसको फोर्स ही कर रहे हैं, किस तरह से जाएगा मामला? ये देखिए, बात यह है कि आपके सामने 3 फैसले आए हैं जो आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर आए हैं। जी सर। और आगे उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कुछ और करती है। ये जो आपका आर्टिकल 63 आया, इसकी बुनियाद भी आर्टिकल 17 बनी कि जी 17 के अंदर पार्टी है, पार्टी को लोग वोट देते हैं और जो वोट देते हैं उन्हें अपने पार्टी के साथ लॉयल रहना चाहिए। लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंस की इंटरप्रिटेशन आई कि पार्टी हेड जो है वो इसको डिसाइड करेगा कि जी उसने फैसला क्या करना है। सही है। जब परवेज इलाही के अंदर आया, फिर आर्टिकल 17 आया और यही सिचुएशन आई, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के ऊपर एक और पॉइंट ऑफ व्यू लिया और वहां से पार्टी हेड को निकाल के उन्हें कहा कि जी पार्लियामानी पार्टी फैसला करेगी। जब 12 जुलाई का फैसला आया है सलमान, तो फिर ये आर्टिकल 17 की बुनियाद पे ही आया है। और यहाँ पे कहा गया है कि आर्टिकल 17 पार्टी से पार्टी हेड चूंकि यहाँ होता नहीं था या पार्लियामानी पार्टी का तस्वर कोई नहीं है, तो वहां के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी कि इलेक्टोरेट जो है, यानी कि पाकिस्तान की आवाम जो है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह आज ये फैसला रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके अंदर आपने आर्टिकल 195, आर्टिकल 136 को रिडंडेंट या डिसफंक्शनल किया है, और आपने पार्टी हेड की बजाय पार्लियामानी पार्टी की बजाय पार्टी हेड जो है, और आप एक पॉलिटिकल उस प्रोसेस के अंदर गए हैं कि जिसका पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 175(2) के नीचे इख्तियार नहीं था। इसी तरह 12 जुलाई का फैसला आया। 12 जुलाई का फैसला बुनियादी तौर पे ये था कि क्या SIC या PTI दोनों जो है, अगर मान लिया जाए फर्ज किया, तो क्या वो आर्टिकल 51 के मुताबिक जो है, या आर्टिकल 106 के मुताबिक, या सेक्शन 104 के मुताबिक, या रूल 94 इलेक्शन एक्ट का जो है उसके मुताबिक एंटाइटल है या नहीं है। अब इन दोनों सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो SIC न थी, न है, न होनी चाहिए। इसी तरह PTI न थी, न है, न होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने सारे पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो SIC की गोद के अंदर डाले और हर फोरम पे उन्हें अंदर सपोर्ट किया, उसको ना उसने प्रेयर की, ना वो पार्टी बनी, ना उसने दरखास्त की, ना उसने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया, ना उसने पेशावर हाई कोर्ट का जो 5-0 से फैसला आया उसे चैलेंज किया, ना उसने आर्टिकल 51 की वायरीज को चैलेंज किया, ना आर्टिकल 17 की वायरीज को किया, ना आर्टिकल 106 को किया, ना सेक्शन 104 को किया, ना रूल 94 की वायरीज को किया। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर, आर्टिकल 19 की बुनियाद के ऊपर और आर्टिकल 187 की बुनियाद के ऊपर कर दिया कि हम अल्टीमेट जस्टिस के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास मैक्सिमम रिलीफ देने की पार है। अब यही वो इशू है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के नीचे है या नहीं है, या उसने फैसले जो है वो पॉलिटिकल कॉन्शियस से करने हैं या विन से करने हैं या उसके बाद पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे करने हैं, ये है वो क्वेश्चन मार्क। और दुनिया भर की सुप्रीम कोर्ट या इंक्लूडिंग पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी है, वो उसे आइन के मुताबिक चलना चाहिए या कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अगर वो समझती थी कि PTI के साथ ज्यादती हुई है, तो जिस तरह अपने फैसले में उसने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट को इस फैसले को रिमांड कर देना चाहिए था कि जी इलेक्शन कमीशन सुने PTI को, तो ये मामला अपने पास भी कर लेते ना। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के ऊपर अल्टीमेट जस्टिस के नाम के ऊपर री राइटिंग भी किया, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन भी किया, और जब शॉर्ट जजमेंट दी, इनकंक्लूसिव जजमेंट दे दी, और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप हमारे पास क्लैरिफिकेशन के लिए आए, और वो क्लैरिफिकेशन इन बिल्ट रिव्यू था, 2 माह आपने उसके ऊपर फैसला नहीं किया। उसके ऊपर पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन कर दी, और आपको पता था कि पार्लियामेंट ने सेक्शन 66 या सेक्शन 104A इंट्रोड्यूस किया इलेक्शन एक्ट का, लेकिन जब आपने डिटेल रीजनिंग से पहले क्लैरिफिकेशन दी, और क्लैरिफिकेशन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर दी कि आपको पता था कि अगले दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक सेशन होने जा रहा है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है, आपने उसके मुतालिक दी, और 4 दिन के बाद आपने एक और फैसला दे दिया कि जी ये उसकी रीजन है,
और आपको पता था कि लॉ उसके अंदर मौजूद है, और ना आपने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, ना उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, ना पीटीआई को बुलाया, ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, ना वो कैंडिडेट्स जो इलेक्ट हो चुके थे बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन और आपका पेशावर हाई कोर्ट, ना आपने उनको नोटिस जारी किए, और आपने कहा जी हम कंप्लीट जस्टिस करते हैं। तो कंप्लीट जस्टिस जो है वो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा जो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है। अगर पीटीआई का कॉज ऑफ एक्शन होता तो 187 जस्टिफाई था, लेकिन 187 आर्टिकल 185 जो है, जो आपके पास पार्टी और आई है, उसको आप डिसमिस कर रहे हैं और आपको एक और दे के 187 पे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये दोबारा केस लग गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। राइटिंग नहीं कर सकती, और आपके दो जजेस ने क्लियरली डाइसेंटिंग इस पे व्यू दिया हुआ है कि आर्टिकल 175(2) के होते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है कानून या आइन से ऊपर जाके फैसला नहीं कर सकती, और आर्टिकल 189 के नीचे फिर उस फैसले को जो है पाकिस्तान का कोई इदारा जो है उसको अमल करने का पाबंद नहीं है। लेकिन सर अभी रिव्यू लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज जो है वो 12 जुलाई के जजमेंट के अंदर रिव्यू लगा तो नहीं ना। पहली बात तो सर देखिए ये तो हो गया ना मामला, अब ये फैसला आ गया, इस फैसले के बाद अब इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी उसकी? सर ये तो माजी की बात होगी ना, आगे क्या होगा इसका? अब आगे ये है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसके रिव्यू को फिक्स करे, ये उनकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है, उसे चाहिए कि पिछली दफा उन्होंने कहा था, लेकिन आपने देखा होगा जो मीटिंग के मिनट्स आए थे, जो 17th और 18th कमेटी की मीटिंग है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के, उसके अंदर चीफ जस्टिस ने कहा इसको फिक्स करें। तो जो ब्रदर जजेस उस कमेटी के अंदर थे उन्होंने कहा जी अभी हम नहीं कर सकते। आर्टिकल 63A पे कहा गया कि जी छुट्टियों के बाद करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 माह की छुट्टियां है, और उसके बाद ये कहा गया कि जी चूंकि डिटेल रीजनिंग नहीं आई तो इसलिए हम जो है 12 जुलाई का फैसला जो है उसको रिव्यू में नहीं फिक्स कर सकते। तो अब वो आगे है, तो मेरा ख्याल ये है कि अगले 2 दिन के अंदर उस मीटिंग के अंदर चीफ जस्टिस को चाहिए तो इस केस को फिक्स करे और 2-3 हेयरिंग के अंदर फैसला करे। सर रिव्यू के लिए भी तो इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी ना पहले, आइन के नीचे है या राइटिंग और रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पार है या नहीं है, यही एक पॉइंट है। अगर आज के फैसले पे एनालॉजी पे चला जाए तो मेरा यह ख्याल है कि 12 जुलाई का फैसला जो है वो भी स्टैंड नहीं करेगा। सर रिव्यू के लिए भी तो आपको पहले इंप्लीमेंटेशन करनी होगी ना, मतलब सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को पहले मखसूस नशिस्तें अलॉट करनी होंगी, ऐसा है? नहीं सलमान, इस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, वो ये है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है 12 जुलाई को कंक्लूसिव ऑर्डर कर देती, तो अगर इलेक्शन कमीशन ना करता उस शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर, तो आप डिफाइंस या जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला सकते थे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, उस दौरान अब आपकी लेजिस्लेशन आ गई है। जब आपकी लेजिस्लेशन आ गई है तो वो लॉ ऑफ द लैंड है, और वो अभी तक ना सस्पेंड हुई है, ना उसके अंदर ये है कि उसको आपने सेटिसाइड किया है। तो उसके होते हुए एक डेफिनेटली पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास एक जवाब है कि जी वो लॉ के होते हुए आप फैसला करें। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि क्या हमारी जजमेंट उसको सुपरसीड कर रही है या हमें उसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। जितनी देर ये नहीं है, और उसका बेहतरीन ऑप्शन आपका रिव्यू है, और उसको जल्दी लगाना चाहिए, सुनना चाहिए, और उसका फैसला होना चाहिए, और उसके अंदर सारे वो जज बैठने चाहिए जिन्होंने इसके फॉर और अगेंस्ट फैसला किया। हाफिज साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सरदार साहब मैं लास्ट कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे वाइंड अप भी करना है। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन क्या इस पर अमल दरामद करेगा, या ये जो फैसला है ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, अब आपने लाजमी उस पर इंप्लीमेंटेशन करना है। जैसे कि हाफिज साहब कह रहे थे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि खुद आप 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन करते हैं अगर आप आजाद उम्मीदवार होते हैं, लेकिन 15 दिन दे दिए थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। क्या कहेंगे सर? देखें सुप्रीम कोर्ट की ये जो पिछले कुछ टाइम के अंदर कुछ फैसलों की बेतौकीरी की गई, ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल फैसला होता है। अगर उसके बाद रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है, सबसे पहले आपको इंप्लीमेंटेशन करनी होती है, क्योंकि आप भी किसी अदारे के सरबराह हैं या किसी अदारे को आप रिप्रेजेंट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना होता है, उसके डिसीजन को आपको फॉलो करना होता है। लेकिन ये जो पिछले कुछ टाइम के अंदर इलेक्शन कमीशन ने खास करके जिस तरह बेतौकीरी की है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, चाहे पंजाब के अंदर इलेक्शन की बात हो, 90 डेज की जो फैसला है तो उसके बाद कंटेम्प्ट भी लगी थी, और उसके बाद ये जो फैसला खास कर रिजल्ट सीट जिसमें रिजल्ट सीट उनकी देखे खत्म भी कर दी गई है। वो क्या, जो लोग बैठे हुए थे दिगर पार्टियों को जो तकसीम कर दी गई थी, हमारी जो पीटीआई की जितनी भी सीट्स थी, तो क्या वो अभी एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, ये खत्म हो गई है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तफसीली फैसला अभी आ चुका है, तो शॉर्ट ऑर्डर में भी क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको फौरन अलॉट करना चाहिए। अगर आपको रिव्यू में जाना है बिल्कुल जाए, आपका राइट है, लेकिन उससे पहले
इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता था, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, क्योंकि जो अमेंडमेंट आई है वो फैसले के बाद की है। और जो फैसला होता है इसमें काफी जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है उसको उस पे जो प्रीवियसली होती है, एक दो किस्म के एस्पेक्ट्स होते हैं जितने भी इम्प्लीमेंटेशन या नया लॉ होता है उसके लिए, एक रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। तो इसलिए जो माजी से इसका इतलाक नहीं हो सकता था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर और सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट है और फुल बेंच का भी ये फैसला था। तो ये अगर नहीं होगा तो मैं कहता हूं सबसे पहले कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के खिलाफ होनी चाहिए, ना कि रिव्यू की पिटीशन लग सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सरदार साहब। सरदार गदरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आमिना हसन शेख साहब मेरे साथ मौजूद थी। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।